भारत शुरू से ही ऋषि मुनियों का देश रहा है और भारत में ही हर चीज़ों की शुरुआत हुई है। अगर देखा जाए तो लेकर करके हम लोग जो जड़ी बूटियों से काम करते थे, लोगों को ठीक करते थे, इसकी शुरुआत भी भारत ने ही किया था और सबसे पहले यहीं से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई थी। आज उन्हीं में एक ऐसा चेहरा जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी आयुर्वेदिक के क्षेत्र में बहुत काम किए और वह देखते ही देखते कब एक बड़ी कंपनी में तब्दील हो गया जो पता भी नहीं चल पाया। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ डाबर कंपनी का। डाबर कंपनी के ऑनर एस.के. बर्मन की कहानी कुछ ऐसी ही है। वो एक सिंपल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते थे, आयुर्वेदिक के रूप में काम करते थे और छोटी मोटी कहते हैं ना कि एक दवा बना करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उस समय ज़्यादा कुछ था नहीं, कोलकाता में रहते थे, वो सारी चीज़ें करते थे और साइकिल से ही सारी चीज़ें जा करके दवाइयाँ बेचना, ठीक करना, ये सब शाम उनका रहता था और ऐसे ही जीवन चलता था। कहते हैं ना, हर कंपनी की शुरुआत कुछ न कुछ कारणों से होती है। शायद डाबर की शुरुआत का भी कोई कारण था। सिंपल बर्मन साहब साइकिल से चलते थे, दवाइयाँ देते थे और लोगों को इलाज करते थे और थोड़ी नई चेंजेस लाते थे कि इसमें इस रोग के लिए क्या जड़ी बूटी डालना है और रिसर्च करते रहते थे। सब सारी चीज़ें चला करती थी। लेकिन 1880 की बात है, उस समय कोलरा और प्लेग बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो गया था और ख़ास करके पश्चिम बंगाल में बहुत तेज़ी से फैल रहा था और लोग उतनी थी नहीं, सुविधाएं नहीं थी, लोग गरीब थे और किसी तरह से गुजारा चलता था और वहाँ पर दवाइयाँ बड़ी महंगी हुआ करती थी। तो आयुर्वेद एक सस्ती दवा के रूप में उभरा और लोगों को ठीक करने के लिए बर्मन साहब साइकिल दर साइकिल सबके जाने लगे और लोगों को इलाज करने लगे और उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ और बहुत लोग ठीक होने लगे। अब उन्हें लगा कि अब और कुछ काम करना पड़ेगा और दवाइयाँ हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतना से काम नहीं चल पा रहा है और ऐसी अगर महामारियाँ और बीमारियाँ फैलती जाए तो बहुत ज़्यादा संकट आ जाएगा। तब उन्हें उस पर और काम करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते 4 सालों में अब लगा कि अब इस पर थोड़ा अलग पहचान बनाया जाए। अगर दवा मिले तो क्या पता दवा सही मिल रही है कि नकली मिल रही है, अगर हम किसी को भेज रहे हैं क्या दवा हमारी पहुंच रही है कि नहीं। तब उन्होंने सोचा कि दवा का एक नाम होना चाहिए। उसी की वजह से, नाम और पहचान की वजह से उन्होंने डाबर की शुरुआत की। डॉक्टर का 2 लेटर पहला DR, डॉक्टर, और सरनेम था उसमें डी बर, बर्मन से बर आया, तो डाबर ऐसे मिलकर करके उन्होंने शुरुआत कर दिया और नामकरण भी हो गया और पता भी नहीं चला। यानी एस.के. बर्मन की शुरुआत ऐसी हुई थी कंपनी को और इसी तरह से उन्होंने काफ़ी दवाइयाँ सेल करना शुरू कर दिया और आयुर्वेदिक के क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसे ही चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, डिमांड भी बढ़ रहा था और स्किल्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे। करीब 1 दशक तक उन्होंने ऐसे ही डाबर को आगे लेके गए और पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। लेकिन किसको पता था कि क्या होने वाला है, क्या क्या चेंज होने वाला है। और उसके बाद देखते देखते 1896 में उन्होंने एक लार्ज स्केल पे काम करना शुरू कर दिया। एक छोटी सी स्मॉल फैक्ट्री इन्वेस्ट कर दिया और वहाँ पर पूरी तरह से दवाई बनाने का काम चलने लगा और धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, बिजनेस बढ़ने लगा, स्किल्स बढ़ने लगा और धीरे धीरे लोग की भी ज़रूरतें होने लगी और बिजनेस ऐसे ऐसे धीरे धीरे ग्रो करने लगा था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था और 1907 में उनकी मृत्यु हो जाती है और बिजनेस को संभालने के लिए उनके बेटे आते हैं C.L. बर्मन और C.L. बर्मन वहाँ से टेक ओवर करते हैं। अब उन्हें लगता है कि एक फैक्ट्री खाली रहना, इस तरह से आगे बढ़ना, ये उन्हें रास नहीं आ रहा था। लगा कि इस पर कुछ और रिसर्च किया जाए। जैसा कि फादर का लिगेसी उन्हें मिला था एक डॉक्टर्स का आयुर्वेदिक के क्षेत्र में, उन्हें भी बहुत सारा नॉलेज था। अब उन्हें लगा कि एक्सपैंड किया जाए। तब उन्होंने एक रिसर्च सेंटर डाल दिया। रिसर्च सेंटर में उसमें क्या होता है, बहुत सारी दवाइयों को चेक करना, नई जो प्रॉब्लम्स है उस पर भी रिसर्च करना, वैसे कर करके उन्होंने बहुत सारा काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे दवाइयाँ भी बढ़ने लगी और कई रोगों का भी निदान होने लगा। तो और चीज़ें बढ़ने लगी और धीरे धीरे उनके भी बेटे 2 हुए, वो भी धीरे धीरे एक परिवार के रूप में बढ़ने लगे और चीज़ों को संभालने लगे। यानी पूरन और रतन, उन्होंने भी बहुत सारा सपोर्ट किया और एक धीरे धीरे एक फैमिली बिजनेस की तरफ आयुर्वेद बढ़ने लगा और धीरे धीरे कहा जाता है कि यही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें फैमिली का कंट्रीब्यूशंस मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे फैमिली बढ़ रही थी और फैमिली ही बिजनेस को बढ़ा रही थी और हर फैमिली में
कोई ना कोई हेड बन जाता था और बिजनेस को आगे लेके चलता था। और हर कोई एक सेक्टर को ये देख रहा है, कोई वो सेक्टर को वो देख रहा है, हर कोई अपने अपने हिसाब से, कोई R&D को देख रहा है, कोई फैक्ट्री को देख रहा है, हर फैमिली के ही लोग उसमें लगे पड़े थे और ऐसे ही चल रहा था। और कई दशक तक तो ऐसे ही चलते रहा और ऐसे ही बिजनेस धीरे 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 चल रही थी। 1940 आया, अब 40, यानी देख लीजिए तो बहुत एक लंबा दशक हो जाता है। 40 तक उन्हें ये सब सारी चीज़ें लग रही थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब उन्हें लगा कि अब चेंज चाहिए, अब कुछ नया चाहिए। ये ऐसी आयुर्वेदिक के सेक्टर में रहेंगे तो हम बस यहीं रह जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब 1940 में डाबर आंवला केश तेल लॉन्च किया था और वहाँ से उन्हें एक नया शिफ्ट मिला। और फिर उसके बाद देखते ही देखते 8-9 साल बाद 1949 में डाबर च्यवनप्राश मार्केट में ला दिए। फिर देखते ही देखते 1970 में डाबर लाल दंत मंजन आया और डाबर लाल दंत मंजन तो पूरी तरह से क्रांति ला दिया था और बहुत सस्ती, दांतों में चमक और लोगों को काफ़ी पसंद आता था। सस्ती चीज़ें मिलती थी और सबसे बेस्ट चीज़ें मिलती थी और दांतों में चमक तो हर कोई चाहने लगा। और ऐड भी उस समय बहुत ज़्यादा ये सब सारी चीज़ें आती थी और हम लोग किसी चीज़ का ऐड देखे ना हो या देखे ना देखे, लेकिन डाबर च्यवनप्राश हो, डाबर लाल दंत मंजन हो, केश तेल का हो, ये सब सारे प्रचार बहुत ज़्यादा थे। और कहा भी जाता है कि टीवी के इंडस्ट्रीज़ में अगर पहली प्रचार की जब शुरुआत हुई थी तो कंपनी एक डाबर ही था जिसने शुरुआत की, टीवी में ऐड लाना शुरू कर दी। इससे पहले तो ऐड वुड कुछ होता ही नहीं था, शायद टीवी का इतना एग्जिस्टेंस भी नहीं था, टीवी का इतना महत्व भी नहीं था। बस एक सीरियल्स देखते थे लोग और छोटी मोटी चीज़ें देख लिया करते थे, ज़्यादा कुछ ऐड वैड का झमेला नहीं था। लेकिन डाबर ने शुरुआत कर दी क्योंकि उन्हें बिजनेस एक्सपैंड करना था। 1972 तक तो काफ़ी एक्सपेंड किए और बहुत सारे बिजनेस काफ़ी ग्रो कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक फैमिली बिजनेस की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। और सबसे बड़ी एक मिसाल कहा जाए कि संयुक्त परिवार का जो संयुक्त परिवार को कहते हैं ना कि संयुक्त परिवार अगर चाहे तो क्या से क्या कर सकता था, यह सिर्फ डाबर परिवार से सीखने को मिलता है। आज हम न्यूक्लियर परिवार की तरफ जिस तरह से शिफ्ट हो रहे हैं तो धीरे धीरे हम अपना बिजनेस को भी ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल परिवार शिफ्ट होकर के अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, अपना नुकसान भी कर रहे हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो एक संयुक्त परिवार का इम्पोर्टेंस कितना होता है डाबर से हमें सीखना चाहिए। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग अगर करें तो एक अच्छा खासा परिवार भी बहुत डेवलप होगा, हर कोई को हर सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं तो फिर वैसे हो जाएगा मुकेश अंबानी और रिलायंस अनिल अंबानी का। मुकेश अंबानी कई हज़ार करोड़ों का मालिक, एशिया का रिचेस्ट मैन, और दूसरा अनिल अंबानी डूबता हुआ सितारा। ऐसा ही स्थितियां आ जाएगी। लेकिन परिवार को संयुक्त होना डाबर ने सिखाया है और धीरे धीरे चीज़ें चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर से पश्चिम बंगाल में एक नक्सलवार शुरू हो गया और उस समय ट्रेड यूनियन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, हर कोई को बिजनेस करना मुश्किल हो रहा था। उस समय बिजनेस करना पश्चिम बंगाल में खास करके इतना मुश्किल हो रहा था कि हर कोई टैक्स ज़्यादा ले रहे थे और नक्सल्स बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा था। उससे या तो हर्जाना के रूप में लेते थे या तो वसूली करते थे। ये सब चीज़ों को लेकर के बिजनेस करना मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि आदित्य बिरला ग्रुप और SBI का जो हेड ऑफिस था वहाँ से हटाना पड़ा। इतनी सारी टैक्स, इतनी कमाई नहीं, उससे ज़्यादा टैक्स और माओवादियों को पे करना देना, ये चीज़ें सर्वाइवल के लिए ठीक नहीं था। और यही चीज़ें डाबर का भी था। और कहते ना है कि शायद ये डाबर के लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि इस वजह से शायद वो बंगाल से निकल करके, कोलकाता से निकल करके बाहर आए और वही नक्सल का शुरुआत हुआ और वहाँ से वो निकलने के लिए सोचना शुरू कर दिया। और एक ऐसी न्यूज़ बताई जाती है कि ये चीज़ शुरुआत कब हुई थी, जब CL बर्मन के जो पोते थे CG बर्मन साहब जब कोलकाता के अपने R&D में विजिट कर रहे थे, विजिट करने गए थे, तो उसी समय सारे माओवादियों ने घेर लिया था। और घेर लेने के बाद बहुत सारे हर्जाना के रूप में कैसे कैसे फिरौती मांगते हैं, सब सारी चीज़ें घटनाएं हुई थी और बहुत सारा अमाउंट पे करना पड़ा और वहाँ से किसी तरह से निकले थे। तो सारे परिवार ने बैठ करके मीटिंग किया कि अब नहीं चलेगा, अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब अलग आना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं कब परिवार से कौन सदस्य कैसे क्या हो जाए और पता नहीं हमारी फैक्ट्री में किस तरह से क्या नुकसान कर दे। उस समय कहना ठीक नहीं था। तो सारे परिवार ने बैठकी लगाई और मीटिंग की और देखते ही देखते अब वहाँ से अब छोड़ने की प्लानिंग बनने लगे और वहाँ कलकत्ता धीरे धीरे छोड़ने की प्लानिंग होने लगी। और वहाँ से छोड़ करके तो शिफ्ट करना है तो कौन सी मार्केट जाए। अब वही बड़ी बड़ी चुनौती थी, या तो बॉम्बे जाना है या तो दिल्ली जाना है, यही तो बड़ी मार्केट है। कलकत्ता के बाद मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, यही सब ऑप्शंस होते हैं। लेकिन दिल्ली उस समय बहुत ज़्यादा डेवलप भी हो रही थी और कॉस्टली भी था। तो दिल्ली में एकदम से आना, इस्टेब्लिश होना आसान नहीं था।
तब उन्होंने दिल्ली से एनसीआर रीजन यानी यूपी गाज़ियाबाद में इंटर करना शुरू कर दिया और गाज़ियाबाद में उन्होंने अपना पहला ब्रांच 1972 में इस्टेब्लिश कर दिया। और वहाँ डालने के बाद उन्होंने काफ़ी हद तक काफ़ी काम करने लगे और देखते ही देखते 78-79 में फरीदाबाद में भी उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल दिया, यानी अब काम वहीं से शुरू होने लगा और वहीं से उनकी चीज़ें बढ़ने लगी और चेंजेस भी होने लगा और यह काफ़ी सराहनीय था और काफ़ी चेंज होने लगा। और उसके बाद थोड़े ही सालों के अंदर उन्होंने साहिबाबाद में भी एक बड़ा रिसर्च सेंटर डाल दिया। जो R&D का काम कोलकाता में हुआ करता था, अब साहिबाबाद दिल्ली के एनसीआर रीजन में होने लगा, यानी यूपी में होने लगा और वहाँ से रिसर्च सेंटर पे वो काम करने लगे। अब उन्हें लगा कि अब आगे बढ़ने का मौका आ गया है, क्योंकि अब हम राजधानी के करीब हैं और यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या क्या चीज़ है। और वहीं पर उन्होंने हजमोला लॉन्च कर दिया और हजमोला तो पता ही है कितने लोग क्या क्या खाते हैं, उसको पचाने के लिए कुछ तो कुछ चाहिए। तो हजमोला उस समय बहुत तेज़ी से वायरल की तरफ मीन्स फैलते गया बिजनेस, कहते ना कि एक आग की तरह फैलना, और हजमोला उसमें काफ़ी सेट हुआ। हर लोग को खान पान में ये सब सारी प्रॉब्लम्स आती थी और हजमोला ने धीरे धीरे 50% मार्केट शेयर पर कब्जा कर लिया और इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक समय तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और देखते देखते 90 तक उन्होंने डाबर को एक बड़ा लेवल पे लेके चले गए और यह काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर से वहीं पर रुकावट हो रही थी। अब लगा कि अब बिजनेस और कैसे बड़ा करना है। अब पैसे तो उतने थे नहीं कि अब जितना थे वो तो उतने लगाना है, लेकिन एक बहुत बड़ा बिजनेस के लिए पैसे हमें मार्केट से ही उठाना पड़ता है या किसी न किसी से उठाना पड़ता है। तब उन्होंने आईपीओ ऑर्डर किया। आईपीओ का मतलब होता है कि आप शेयर खरीदें, आप पैसे दे शेयर खरीदें। उस समय जो शेयर की वैल्यू होती है उस हिसाब से आपका बैलेंस बनता है और जैसे जैसे कंपनी बड़ा होती है आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ती है, यानी आप भी माला माल हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि कंपनी ग्रो कर रही है तो उनके आईपीओ खरीद सकते हैं। तब उन्होंने आईपीओ लॉन्च किया और यह आईपीओ लॉन्च करते ही पूरी तरह से भारत में तहलका मच गया और हर कोई आईपीओ खरीदना शुरू कर दिया और देखते देखते ही डाबर के पास पैसे की भरमार हो गई। अब उन्हें कमी नहीं थी कि पैसे की इन्वेस्ट क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ करना है, और मात्र 3 सालों में इतने ज़्यादा पैसे इकट्ठा कर लिए हैं कि अब लगा कि अब दूसरे सेक्टर में इंटर करना आसान है। तब उन्होंने फ्रूट में लॉन्च किया, फूड में लॉन्च किया और अपने फूड मार्केट में भी जूस वाला आता है वैसे पीने के लिए, ऐसे ऐसे सारा चीज़ें प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च करना शुरू कर दिया। और ऐड के मामलों में तो फिर टीवी पे भरमार था, उसे स्टार्ट भी था और टीवी पर हर चीज़ के लिए ऐड देना शुरू कर दिए और लोग धीरे धीरे डाबर एक अपनी पहचान बना रहे थे। एक साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, एक नया नया टेक्नोलॉजी बिल्डअप कर करके नई नई कंपनी खड़ा कर करके रिटेल में आकर के एड्स देना करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ग्रोथ जितना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा था। हर कोई की सपना होता है कि जब मैं बिजनेस डालूं तो ग्राफ हमारा एक्सपोनेंशियल हो। आज मैंने 1000 लगाया है तो 2000 कैसे हो जाए, अगर मैंने $100 लगाया है तो $2000 कैसे हो जाए, वही चीज़ें वो नहीं देख पा रहे थे। ग्रोथ तो हो रहा था बहुत, लेकिन स्लो स्टडी में हो रहा था, वो तेजीपन नहीं देख रहा था। अब टेंशन हो गई। फिर सारे फैमिली लोग बैठ कर करके, यही एक खासियत हमें लगा इस पूरे कहानी में। सबसे ज़्यादा जो खासियत बात थी वो संयुक्त परिवार का था जो डाबर ने निभाया है। और सारे परिवार फिर एक साथ बैठते हैं और मंथन करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। हम लोग ठीक तो हैं, स्टेबल भी हैं, बढ़ भी रहा है बिजनेस, सब कुछ चल रहा है, लेकिन तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या करना होगा। तब परिवार ने बैठ के मीटिंग किया। तब लगा कि हमें कोई ऐसी कंपनी को हायर करें जो खास करके हमारी कंपनी को नज़र रखा और देखे कि कहाँ कहाँ कमी है, उसे कैसे दूर किया जाए। तब उस समय MC मैकेंजी कंपनी को हायर किया गया और परिवार की तरह राजामंदी हुई और सारे परिवार ने उसको हायर किया एक कंपनी को। उस समय कंपनी को बहुत ज़्यादा भारी रकम पे करना पड़ा और कंपनी को टर्नओवर चेंज करने के लिए ये काम करते थे MC मैकेंजी। मैकेंजी का एक कहते ना एक क्वेश्चन था और वो कहते थे कि मैं जैसे जैसे कहूँगा वैसे वैसे आपको कुछ दिन के लिए या कुछ सालों के लिए करना पड़ेगा, फिर आप देखिए कि कंपनी किस लेवल पे जा पाती है। तो परिवार का मामला था, सारे लोग साथ ही थे, कहते ठीक है आप जैसे कहते हैं चलेंगे। लेकिन उन्होंने जो कहा वो काफ़ी हिला देने वाला था। कह रहे थे कि आपकी कंपनी में जितना मैंने एनालिसिस किया था उससे देख करके मुझे समझ में आ गया कि कंपनी क्यों ग्रो नहीं कर रही है। शायद आप लोगों के लिए सदमा लग सकता है, लेकिन ये करना ज़रूरी है।
तो वो जो बात था वो काफ़ी दिल दहलाने वाला था और काफ़ी सोचने वाला था। कह रहे थे कि कंपनी में जितने भी इतनी सारी ब्रांचेज खुल रखी है, जितने भी हेड पोजीशंस है, कंपनी का सीईओ है, सब परिवार के ही मेंबर है, हेड। वो परिवार के मेंबर को हटाना पड़ेगा। अब तो टेंशन का सारे परिवार ही थे, हेड, कंपनी का सीईओ, सब बैठे हुए थे, मैनेजिंग डायरेक्टर, सब फैमिली ही थे। या तो उनके बच्चे थे, उनके चाचा के बच्चे थे, उनके भाई के बच्चे थे, या तो दादा पोता, सब फैमिली ही था, फैमिली ही रन कर रहे थे। अब एमसी मैकेंजी ने कह दिया कि अब सबको हटना पड़ेगा, अब क्या करें। फिर सारे परिवार ने फिर से बैठक बुलाई और कहा कि अगर कंपनी कह रही है तो हमारे भले के लिए करें, ट्राई करके देखते हैं, हम थोड़ी तो दूर जा रहे हैं, हम तो साथ ही तो है, और जितना भी होगा प्रॉफिट सब तो देख ही रहे हैं, सब कुछ तो हमारी नज़र है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। तो सब ने अपनी अपनी कंपनी छोड़ना शुरू कर दिया और लोगों को हायर शुरू करना कर दिया, और नए नए लोगों की एंट्री शुरू हो गई, नए नए एक्सपर्टाइजेशन की एंट्री शुरू हुई। जिस फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग में जो हेड है उसको लाया गया, जो R&D के हेड है उसको लाया गया, हर तरह से पूरे इंडिया में टॉप ब्रांचेज, MBA से क्वालिफाइड, जो कहते हैं ना IIM से क्वालिफाइड, IITians क्वालिफाइड, ऐसे ऐसे टॉप ब्रांड को उस कंपनी में लाया गया। और उस समय सुनील दुग्गल मार्केटिंग हेड बने थे, जो IIM IIT से पढ़ के आए हुए थे, काफ़ी इंटेलिजेंट ब्रेन थे, और पहले उसमें एक मार्केटिंग में तो काम करते थे लेकिन ऊंचे लेवल पर नहीं थे, उनको अधिकार नहीं था कि ये ला दे, एक्शन कर दे, ये कर दे। उन्हें जो काम मिलता था उनको एक्सपैंड करते थे। जैसे ही वो हेड बने दुग्गल साहब, तो हेड मिलने के बाद पावर आया, अब कंपनी को अपने तरह से फैलाना शुरू कर दिए, और वही हुआ। मात्र 2 साल में, यानी 2000 में कंपनी 1000 करोड़ पार कर गई थी। ये होता है स्ट्रैटेजी, ये होता है दूसरों को बिजनेस देने से कैसे प्रोग्रेस होता है। हम सोचते हैं कि बस हम ही सब कुछ कर लेंगे, अरे हम जो जितना कर सकते उतना तो कर लेंगे, लेकिन कभी कभी मार्केट में ऐसे लोग होते हैं जो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं, उन्हें सही जगह पर प्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और वही डाबर कंपनी ने हमें सिखाया है, और हमें भी अपने बिजनेस में ये सब सारी चीज़ स्किल्स ऐड करनी चाहिए। और ये चीज़ हुआ, मात्र 2 साल के अंदर 1000 करोड़ पार कर गया बिजनेस, और देखते देखते हिट पे हिट कर रहा जा रहा था। अब दुग्गल साहब भी अपनी पोजीशनिंग्स बढ़ाने में लगे थे। अब मार्केट में तो अपना भी सिक्का जमा रहे थे, और धीरे धीरे उन्हें भी लगा कि अब कंपनी हमें इतना दे रही है तो हम कंपनी के लिए कितना दें। अब उन्होंने फिर से परिवार की मीटिंग बैठाई और कहा कि हम अब FMCG में उतरेंगे, और 2003 में उन्होंने यह सारे चीज़ें शुरुआत कर दी। उस समय डाबर के लिए सबसे खतरा था हिंदुस्तान लीवर, ये सब ज़्यादा जो FMCG प्रोडक्ट्स में ज़्यादा खतरा का था, और वही कंपटीटर भी थे, यूनिलीवर, डाबर के साथ साथ यही सा हिंदुस्तान लीवर, ये सब सारा चीज़ था। और भी कुछ कंपनियाँ आती थी, पैरेलल प्रोडक्ट्स बेचती थी, और उनके लिए वो सारा थ्रेड था। लेकिन उन्होंने वो सब सारी चीज़ों को नहीं देखा, और देखते ही देखते 2003 के बाद 2 साल में बरसाना प्रोडक्ट का रेंज ऐड कर दिया। 2007 में HNBS टूर्स लिमिटेड ऐड करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते, कहते हैं ना कि 2-4-5 सालों में FMCG में उन्होंने तहलका मचा दिया। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए जो आदमी कभी सुना नहीं था, कभी देखा नहीं था। जो चीज़ में चाहो हम हैं ना, यानी डाबर सिर्फ, अब डाबर केवल उसमें ही नहीं रहा, अब डाबर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब वो हनी बी में, FMCG में सब कुछ आने लगा, और उसके बाद बिजनेस बढ़ने लगी। अब लगा कि और कुछ नया, और कुछ नया, और हमेशा नया के चक्कर में हमेशा कुछ ना कुछ करते रहे। और 2011 में अजंता प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, उसमें भी बहुत सारे लेकर के बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, और देखते ही देखते 10 साल में ये जो बिजनेस था 1000 करोड़ का, वो 10 गुना कर दिए। मात्र 5 साल में 10,000 करोड़ का इस्टेब्लिश कर दिया बिजनेस। ये सिर्फ दुग्गल साहब का देन है, ऐसे CEO का देन है, जो हम अपने परिवार से हट करके कोई ऐसे एम्प्लॉय को रखते हैं जो उस फील्ड का काफ़ी नॉलेज रखता है, उस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस रखता है। वो आपके बिजनेस को कई मर्तबा ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, और उसका पहचान वो देखने को मिल रहा था। और 10 ईयर में वो बिज़नेस पूरे 5 गुना डेवलप कर गई थी। अब सब कुछ चल रहा था, आगे सब कुछ चल रहा था, और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। अब उसी समय एक नया थ्रेड आया, वो था बाबा रामदेव। और बाबा रामदेव को रोकना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बर्मन की तरह ही वैसे ही काम कर रहे थे। उन्हें भी उसी तरह का एक नॉलेज था, और उनके साथ जो थे
उनके जो दोस्त कहे जाने वाले, पतंजलि के दोस्त कहे जाने वाले, उनको साथ में मिल करके वो काम कर रहे थे। और धीरे धीरे उन्होंने भी आयुर्वेदिक के सेक्टर में काम कर दिया। और जो उनका नारा था, विदेशी भगाओ और देसी लाओ, और देसी में अपने स्वदेशी का ज़्यादा ऐड करने लगे और प्रोडक्ट को काफ़ी सस्ते रेट पे रखने लगे। जो डाबर का जो कीमत था उस समय काफ़ी हद तक 2000 में आसपास में महंगी हो चुकी थी, कंपेरेटिवली ट्यूब महंगी हो चुकी थी। और उस समय उन्होंने 20 से 30% रेट को डाउन कर दिया, यानी पेस्ट में हो गया, कॉलगेट में हो गया, ऐसे ऐसे कोई कई सारी चीज़ में, च्यवनप्राश में भी वो सस्ती कर दिए, हनी में भी सस्ती कर दिए, हर चीज़ें में वो सस्ती करते रह लगे। और इस तरह से धीरे धीरे पतंजलि ने अपना मार्केट को बूम करना शुरू कर दिया, देसी के नाम पर और स्वदेशी के नाम पर। और इस तरह से अपना देश का खाइए और मजबूत रहिए, ताकतवर बनिए, और साथ साथ उनका जो हर्बल की चीज़ें ऐड होने लगी, ये सब सारी चीज़ें वह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। और देखते ही देखते 2015-16 में मात्र 10 सालों के अंदर, 2006 के बाद 10 सालों के अंदर बाबा रामदेव ने खुद ही 8000 करोड़ का बिजनेस बना दिया था, स्वदेशी और देसी को लेकर करके। रिसर्च सेंटर से ज़्यादा अध्यात्म को ध्यान में लगे, कह रहे हैं कि दुनिया अध्यात्म में, भारत अध्यात्म में, और आध्यात्मिक लोग देसी खाना पसंद करते हैं, देसी दवाई लेना पसंद करते हैं, विदेशी हटाओ, ऐसे बहुत सारे नारे लगा करके और बहुत सारे ऐड आपको पता ही है। और बाबा रामदेव के साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़ने लगे जो फ्री में भी काम करने के लिए तैयार हुए। योग, साधना, ऐड, मेडिसिन करते करते धीरे धीरे वो हर फील्ड में इंटर करके जिस में प्रोडक्ट डाबर ने लॉन्च किया था उस सारे प्रोडक्ट पतंजलि में भी आने लगे। तो एक थ्रेड सा बन गया था। और हनी में भी, मीन्स हनी में जितना ज़्यादा डाबर का नाम था उसमें भी उन्होंने बहुत मार्केट को कैप्चर कर लिया। और देखते ही देखते सब कुछ चल रहा था। और कहीं ना कहीं उनका अब जो मार्केट रेट था धीरे धीरे स्लो होने लगा। अब डाबर अब चिंता में आ गया कि अब क्या करें, अब तो लड़ाई तो हम बाबा रामदेव से तो नहीं लड़ सकते हैं ना। अब दोनों का भी इक्वल टर्नओवर का चल रहा था, समस्या बढ़ रही थी, अब क्या करें। फिर वही सारे फैमिली इकट्ठे हुए, फिर मंथन करने लगे कि लड़ाई तो नहीं करनी है, हमें लड़ना तो नहीं है, और राइवलरी में कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, शायद हमारी प्रोडक्ट की छवि खराब हो जाएगी। तब उन्होंने शांति से ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि मेरा प्रोडक्ट आखिर कम क्यों चल रहा है, हमारे प्रोडक्ट में क्या कमी है, क्या चीज़ की दिक्कतें आ रही है, और उनके प्रोडक्ट में क्या चीज़ें की कमी है और अच्छाई है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद उन्हें लगा कि मेरी प्रोडक्ट काफ़ी बेहतर है और चलना चाहिए। बट एक देसी, और कहते हैं ना, देसी सबको प्रिय लगता है और अपनापन सबको प्रिय लगता है, अपना खून सबको प्रिय होता है, यही चीज़ों का फ़ायदा उन्हें मिल रहा था और वह इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन इंतज़ार और लंबी हो गई जब कोविड आ गया। 2019 कोविड आया। अब कोविड से तो पूरा भारत त्राही था, पूरा देश त्राही था, हर कोई परेशान था। और उसमें स्वदेशी मूवमेंट का नारा और बुलंदी से लग गया। और बाबा जी देखते ही देखते हर्बल प्रोडक्ट में छा गए। गिलोय, तुलसी, क्या क्या देना है सब कुछ देना शुरू कर दिए, गोबर से लेकर हर चीज़ देना, गौमूत्र क्या क्या लाना, सब सैनिटाइजर, हर चीज़ वो पूरी तरह से उतर गए थे। और देखते देखते उन्होंने अपना बिजनेस 20,000 करोड़ तक बना दिया। मैंने इतना तेज़ी से बढ़ने लगे और आगे बढ़ने लगे। लेकिन डाबर ने भी हार नहीं माना, वो निरीक्षण करते रहे। अब लगा कि अब हमारी मार्केट शायद सैचुरेटेड हो जाएगी। तब इन्होंने एक नया दाव चला कि अब हमें भी उतरना पड़ेगा। और धीरे धीरे उन्होंने और भी तेज़ी से उतरा। और उस समय कई सारे प्रोडक्ट, करीब ऐसा बताया जाता है कि 2021 में 19-20 तो हमारा कोविड का ही दौर था, उसके बाद 21-22 तक उन्होंने कई सारे 50 प्रोडक्ट लॉन्च किए और रेट को काफ़ी सस्ते किए। कई जो रेट को नहीं घटाया जा सकता क्वालिटी को लेकर के, तो उन्होंने प्रोडक्ट को थोड़ा साइज बढ़ा दिया, एक्स्ट्रा लार्ज समथिंग इनबिल्ड शुरू कर दिया और पूरी तरह से ऐड एजेंसियों को सौंप दिए। और देखते ही देखते वो फिर से बूम करने लगा, क्योंकि क्वालिटी तो थी, जो खाते थे तो टेस्ट तो था ही। और इस तरह से उन्होंने अपने मार्केट को गिरने से बचा लिया और अभी भी इस्टेब्लिश्ड है। और उसके बाद भी नहीं रुके। अब धीरे धीरे अभी लगा कि अगर ये सब सारी चीज़ें तो है, धीरे धीरे उन्होंने इंश्योरेंस में भी इंटर करना शुरू कर दिया। और लाइफ इंश्योरेंस जैसे अवीवा में उन्होंने इंटर कर दिया, 54% मार्केट को कब्जा किया। फिर बादशाह जैसे मसालों में काम किया, उसमें भी 51% टेक होल्डर का काम किया ऐसे। और उसके बाद अभी तो पता है आईपीएल में कितना क्रेज़ है, और आईपीएल भारत में अगर कोई छोड़ दे ऐसा हो नहीं सकता। किंग्स 11 पंजाब को उन्होंने हायर कर लिया और किंग्स 11 पंजाब के ऑनर हैं वो। तो
तो धीरे धीरे अपनी बिजनेस को एक्सपैंड करने लगे और बहुमुखी विकास करने लगे। सिर्फ और सिर्फ एक जगह नहीं रहे, डाबर पूरी दुनिया में हर जगह हर क्षेत्र में एंटर करना शुरू कर दिया। अभी और धीरे धीरे वो बढ़ते ही जा रहे हैं और उन्होंने कभी हार नहीं माना, और चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी लोग आए उनके फील्ड में, किसी से लड़ाई और राइवलरी नहीं किए, अपने काम को लेकर कंसिस्टेंट रहे। उन्हें अपने काम पे विश्वास था और उनका कहना था कि जब हम साथ रहेंगे और सही काम करेंगे तो हमें कोई गिरा नहीं सकता। इसलिए डाबर आज भी हम सबके सामने उसी तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है और आगे बढ़ रहा है, और उनको कोई रोकने वाला भी नहीं है। तो इस तरह से डाबर की स्टोरी है जो काफ़ी दिलचस्प है। आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। कि ऐसी ही स्टोरी के लिए हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए कि ऐसे स्टोरी आपको मिलते रहे। ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरी आप भी अपने जीवन में सीख करके कुछ नया करें, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।